हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू ITLC ऑनलाइन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9 का चैप्टर। उसको आज हम लोग वन शॉट में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सेल होता है, सेल आखिरकार है क्या। तो सेल को हम लोग बोलते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ का बोलते हैं। सवाल आता है क्यों बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल स्ट्रक्चरल यूनिट इस वजह से क्योंकि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। और सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, सेल परफॉर्म करता है। तो इस वजह से हम लोग सेल को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद बात आती है हु डिस्कवर्ड द सेल। सेल किसने डिस्कवर किया? आंसर सिंपल सा क्या, रॉबर्ट हुक 1665। इन्होंने सेल को डिस्कवर किया है इन द कॉर्क विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। इसके बाद इन्होंने नाम भी सेल दिया। सेल का मतलब लैटिन में होता है लिटिल रूम, और जो इन्होंने स्ट्रक्चर देखा था वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था। इसके बाद रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि पहली बार किसी ने बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो छोटी छोटी यूनिट से बने हैं, जिसको आज हम लोग सेल कहते हैं। इसके बाद अगर आपको सेल देखना है तो आप कैसे देखोगे? आपको प्याज लेना है, प्याज के ऊपर की कवरिंग निकालनी है जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके बाद उसको स्लाइड में ट्रांसफर करना है, स्लाइड में थोड़ी सी ग्लिसरीन ले लेना है, उसमें ट्रांसफर करना है। इसके बाद उसमें आप स्टेन यूज कर सकते हो, सैफरीन, मिथिलीन ब्लू या फिर आयोडीन। और ये सारे स्टेन यूज करने के बाद, इनमें से कोई एक स्टेन यूज करने के बाद आपको ऊपर कवर स्लिप लगानी है और कवर स्लिप लगा के माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। आपको सेल वॉल दिखेगा जो कि मतलब डार्क कलर में होगा। लाइटली स्टेन्ड आपको साइटोप्लाज्म दिखेगा और बीच में आपको डार्कली स्टेन्ड न्यूक्लियस दिखेगा। इसके बाद आप चाहे बड़ी प्याज लो चाहे छोटी प्याज लो, दोनों में जो स्ट्रक्चर होगा सेल का, जो साइज होगा वो सेम होगा। इससे ये पता चलता है कि जो साइज होता है सेल का वो कभी भी ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया। एनसीईआरटी में एक डिब्बा है, उसमें मोर्टूनो दिया गया, उसमें ये सारी चीजें हैं। लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? एंटन वॉन लेवेनहुक ने डिस्कवर किया है। डेड सेल रॉबर्ट हुक, पहली बार सेल रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल एंटन वॉन लेवेनहुक। उन्होंने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था पॉन्ड वाटर में। इसके बाद सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज कंट्रोलर ऑफ द सेल। उसके बारे में किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन। अब सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। कैसे होता है ध्यान से देखो, यहां पे ये सेल है और ये न्यूक्लियस है। यहां पे जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको साइटोप्लाज्म कहेंगे। इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। यहां पे न्यूक्लियस, इसके अंदर एक फ्लूइड है, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म मिला दो, क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर का लिविंग कंटेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने कॉइन किया था? तो टर्म प्रोटोप्लाज्म इज कॉइन्ड बाय पुरकिंजे। इसके बाद सेल थ्योरी किसने दिया? शिडेन एंड स्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दिया 1838 और 1839। इन्होंने सेल थ्योरी में क्या बताया? पहला बात इन्होंने बताया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। दूसरा बात बताया सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद बात आती है हु गिव फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। यानी कि शिडेन एंड स्वान ने यह बता दिया था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए हैं और सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का, लेकिन ये नहीं बताने पाए कि पहला सेल कहां से आया। तो ये हमको कहां से पता चलता है पहला सेल कहां से आया? ये चीज हमको बताया था विर्चो ने। विर्चो ने एक टर्म बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसके बाद दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसोलर एक मल्टीसोलर। यूनिसोलर सिंगल सेल से बना है, मल्टीसोलर कई सेल से बना है। यूनिसोलर में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, यानी सारे काम एक ही सेल करेगा, लेकिन मल्टीसोलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। यूनिसोलर का एग्जांपल जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया है, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया। जबकि मल्टीसोलर के कई एग्जांपल हैं, ठीक है, जैसे फंजाई हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, ये सब मल्टीसोलर ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चीज है जो सेल का शेप और साइज होता है वो डिपेंड करता है जैसा वो फंक्शन परफॉर्म करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइज की हम बात करते हैं। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्म पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है, जिसका नाम पीपीएलओ है, प्लूरोपन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, उसका साइज कितना है? 0.1 माइक्रोमीटर। उससे बड़ा क्या है? माइकोप्लाज्म 0.3 माइक्रोमीटर। इसके बाद बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर,
जो टिपिकल बैक्टीरिया होते हैं 3 to 5 माइक्रोमीटर। इसका हमारा आरबीसी का साइज कितना होता है, तो 7 माइक्रोमीटर। इसके बाद लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच एग। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, नर्व सेल। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेप की बात करें तो जो WBC होता है व्हाइट ब्लड सेल, उसका अमीबॉइड शेप होता है। आरबीसी हो तो उसका बायकॉन्केव शेप होता है। तो ये सारे कुछ शेप्स हैं। अब 3 स्ट्रक्चर कॉमन होते हैं सारे सेल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 3 स्ट्रक्चर कॉमन इन ईच एंड एवरी सेल। कौन कौन से 3 स्ट्रक्चर होते हैं? सबसे पहला होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे सेल में कॉमन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म। तो ये 3 स्ट्रक्चर इज कॉमन इन ईच एंड एवरी सेल। न्यूक्लियस का मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सारे सेल में कॉमन होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसका क्या नाम है, सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये लिविंग होती है, किससे मिलके बनी है, फॉस्फोलिपिड से मिलके बनी है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये सेमी परमिएबल होती है। इसका मतलब इट अलाउ ओनली सम सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। अगर वाटर ट्रांसफर होना है तो वाटर कैसे ट्रांसफर होगा, ऑस्मोसिस से। अगर गैसेस ट्रांसफर होना है तो कैसे ट्रांसफर होगा, डिफ्यूजन से। इसके बाद ऑस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस स्पेशल केस है डिफ्यूजन का। इसके बाद अगली चीज हम लोगों ने ये पढ़ी है कि अगर हम सेल को अलग अलग सोल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल स्वेल कर जाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में श्रिंक कर जाएगा, और आइसोटोनिक सोल्यूशन में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और भी फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जैसे इंडोसाइटोसिस करना। अब इंडोसाइटोसिस आपने कैसे पढ़ा हुआ है, इंडोसाइटोसिस के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ध्यान से देखो। और इंडोसाइटोसिस होती कैसे है, जैसे मान लो कि यहां पे ये एक अमीबा है, ठीक है, ये यहां पे क्या है बच्चा, अमीबा है। अमीबा के सामने ये फूड है। अमीबा क्या करेगा, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया या फॉस्फेट, और इसकी मदद से अमीबा क्या करेगा, इस पर्टिकुलर फूड को इनगल्फ कर लेगा। तो अमीबा ने जो खाना खाया इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंडोसाइटोसिस बोलेंगे। बात समझ में आ रही ना। और जो भी वेस्ट मटेरियल होगा अमीबा उसको भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकालेगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस अमीबा खाना खा लिया, एक्सोसाइटोसिस जो वेस्ट मटेरियल था उसको बाहर निकाल दिया। इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है सेल की ग्रोथ में, ठीक है, सेल को ग्रो करवाने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है। इसके साथ साथ सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और साथ साथ में प्लांट जो होते हैं, प्लांट को न्यूट्रिशन वगैरह एब्जॉर्ब करना है, वाटर एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, जमीन से, या आयंस एब्जॉर्ब करना है। तो ये सारी चीजें प्लांट किसकी मदद से करेगा, प्लांट करेगा ये सारी चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अगले सेल ऑर्गेनल की बात करते हैं, सेल वॉल। जो सेल वॉल होता है डेड होता है, ध्यान देना, सेल वॉल कैसा होता है, डेड होता है। किससे मिलकर बना है, अलग अलग एनिमल, अलग अलग मतलब चीजों में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से बना है। प्लांट की बात करें तो प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज से बना है। बैक्टीरिया में नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड्स है, जबकि फंजाई में सेल वॉल काइटिन से बना हुआ है। सेल वॉल का काम क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसके साथ साथ और क्या करता है सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल सेल के शेप को मेंटेन करने में मदद करता है। साथ साथ में एक टर्म सेल वॉल में दिया गया प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, द श्रिंकिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर फ्लूइड कंटेंट होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है सारी कहां पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। और जितने सेल ऑर्गेनल होते हैं सारे सेल ऑर्गेनल अपना कहां घर बनाते हैं, सारे सेल ऑर्गेनल कहां पे रहते हैं, तो साइटोप्लाज्म में रहते हैं। इसके बाद 3 आपके सेल मतलब 3 चीजें कंप्लीट हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया, इसके साथ न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया, साइटोप्लाज्म कंप्लीट हो गया। अगला आपको समझना है, यहां पे अब हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, 4 सेल ऑर्गेनल साथ में काम करते हैं। इसका फॉर्मूला याद कर लेना, ईजी लव। ईजी लव, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के होते हैं, आरईआर और एसईआर। आरईआर रफ इस वजह से होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन। प्रोटीन से क्या बनता है, कई प्रोटीन एंजाइम बनाती हैं। और एंजाइम क्या करती है, एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि राइबोसोम नहीं होता। लिपिड बनाता है, फैट बनाता है। और इसके साथ साथ में लिपिड फैट से आगे चल के क्या बनता है, हॉर्मोन्स।
जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन। और आरईआर और एसईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों मिलकर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करते हैं। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे वर्टिब्रेट्स के लीवर सेल में बहुत ज्यादा होता है, जहां पे ये डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब है? कोई हार्मफुल ड्रग्स गया बॉडी के अंदर, कोई दवा गई या फिर कोई पॉइजनस सब्सटेंस गया, तो उसको बॉडी के बाहर निकालने का काम कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर की हेल्प करता है। इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। तो पहला आपका सेल ऑर्गेनल निपट गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा गोल्जी बॉडी है। अब गोल्जी बॉडी क्या होता है? ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी। गोल्जी बॉडी में दो फेज होता है, एक सिस फेज होता है, एक ट्रांस फेज होता है। सिस फेज को क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेज बोलते हैं। ट्रांस फेज को मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। अब अगर ये सब नहीं पता तो तुम वीडियो देख सकते हो पुरानी, ठीक है, उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन किया गया है। यहां पे वन शॉट है तो उसको एक ही तरह से रिवीजन करवा रहे हैं। गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है? पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, सिक्रीशन। ठीक है, गोल्जी बॉडी फंक्शन क्या है? पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और साथ साथ में सिक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन में भी गोल्जी बॉडी मदद करता है। यानी ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स बना देगा। समझ बात आई? अगर लिपिड है तो ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन है तो ग्लाइकोलिपिड, तो ग्लाइकोप्रोटीन। इसके बाद गोल्जी बॉडी के बारे में एक चीज और है कि जो कैमिलो गोल्जी थे वो गोल्जी बॉडी के बारे में हमको बताया। इन्होंने एक और मेथड निकाला था, ब्लैक रिएक्शन। ब्लैक रिएक्शन क्या होती है? इट इज द मेथड टू स्टेन द नर्व सेल, या दूसरे सेल को स्टेन करने का मेथड। किससे करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं। तो यहां से तुम्हारा दूसरा सेल ऑर्गेनल कंप्लीट हो गया, गोल्जी बॉडी। तीसरा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम को हम लोग, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। इसका काम होता है सेल को साफ सुथरा रखना, सेल को क्लीन रखना। कोई भी फॉरेन मटेरियल आता है उसको निपटा देता है अपनी खतरनाक एंजाइम से, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और जो एंजाइम होती है लाइसोसोम की, कौन बनाता है लाइसोसोम की एंजाइम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी एंजाइम बनाएगा? लाइसोसोम की एंजाइम बनाएगा। और लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइड बैक ऑफ द सेल, यानी कि अगर इसका खुद का सेल डैमेज हो गया तो ये क्या करेगा? लाइसोसोम टूट जाएगा, ब्रश कर जाएगा और अपने खुद के सेल को डाइजेस्ट करके खत्म कर देगा। तो जो लाइसोसोम होता है ना बच्चा, ये सुसाइड बैक ऑफ द सेल होता है। लाइसोसोम के बाद अगला सेल ऑर्गेनल है वैक्यूल। जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल प्लांट में भी पाया जाता है, वैक्यूल एनिमल में ये एब्सेंट होता है या बहुत स्मॉल होता है। इसके साथ वैक्यूल कहां होता है? अमीबा में देखने के लिए मिलता है, पैरामीशियम में देखने के लिए मिलता है, बैक्टीरिया में देखने के लिए मिलता है। अब वैक्यूल करता क्या है? वैक्यूल स्टोर द सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैक्यूल जो भी सब्सटेंस होता है उसको स्टोर करता है कंसंट्रेशन के अगेंस्ट। इसके बाद इट मेंटेन द रिजिडिटी एंड टर्बिडिटी ऑफ द सेल, ये भी वैक्यूल का फंक्शन होता है। इसके साथ में जो एनिमल भी होता है, वैक्यूल काफी स्मॉल साइज का होता है। प्लांट में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, 50 to 90% एरिया ऑक्युपाई करता है सेल का। और साथ साथ में जो वैक्यूल होता है ये अपने अंदर कुछ चीजें स्टोर करता है, जैसे अमीनो एसिड स्टोर कर लेगा, प्रोटीन स्टोर कर लेगा, कुछ शुगर से स्टोर कर लेगा, कुछ आयन से स्टोर कर लेगा, वाटर स्टोर कर लेगा। तो सारी चीजें वैक्यूल अपने अंदर स्टोर करके रखता है प्लांट में। जबकि अमीबा की बात करें, अमीबा में दो वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में। पैरामीशियम में भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा। जबकि बैक्टीरिया में जो वैक्यूल होता है, गैस वैक्यूल होता है, वो क्या करेगा? वो बैक्टीरिया को सरफेस पे रहने में मदद करेगा, जिससे कि बैक्टीरिया आसानी से फोटोसिंथेसिस करने पाए। अब दो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल बचा है। सबसे पहला सेल ऑर्गेनल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके साथ कौन सा है? प्लास्टिड। प्लास्टिड के बाद क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है ना, ये दोनों सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है। सेमी ऑटोनॉमस क्यों है? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है। बात समझ में आ रही है? माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करता है? फिजन से। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये एटीपी बनाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। इसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है उसकी फोल्डिंग को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लास्टिड की बात करते हैं। प्लास्टिड भी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है। इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट, एनिमल में नहीं पाया जाता प्लास्टिड।
प्लास्टिड दो तरह के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट होता है और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड होता है, जिसका काम होता है कि ये अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है फ्लावर्स को, ठीक है, इसके साथ साथ में फ्लावर वगैरह में कलर प्रोवाइड करता है, जिससे कि पॉलिनेटर अट्रैक्ट होता है। अब जो क्रोमोप्लास्ट होता है अगर ग्रीन कलर का है तो इसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, और ये जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। इसके बाद जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसका काम होता है स्टोरेज का। तीन पार्ट होते हैं ल्यूकोप्लास्ट के, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, स्टार्च। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन। इलियोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, ऑयल स्टोर करेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से तुम्हारा प्लास्टिड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। प्लास्टिड के बाद अगला क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। इसके बाद जो न्यूक्लियस होता है कंट्रोलर ऑफ द सेल है, रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बारे में बताया था, डेंसली स्टेन्ड होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल। हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहां पे ये हमारा डीएनए मान लो, ठीक है। डीएनए की एक छोटी सी यूनिट जो कि किसी चीज के लिए कोड करती है, किसी प्रोटीन के लिए कोड करती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जीन बोलते हैं। जीन बोलते हैं। तो यहां पे ये क्या है, डीएनए। डीएनए की एक छोटी सी यूनिट जो किसी चीज के लिए कोड करे उसको क्या बोलेंगे, जीन। और डीएनए के साथ चार चीजें मिलती है। डीएनए के साथ मिलता है आरएनए, आरएनए के साथ मिलता है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और ये चारों चीजें मिला के क्या बन जाता है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है, अनकंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। यानी जब सेल को डिवाइड नहीं करना रहता तो क्रोमोसोम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रोमैटिन के फॉर्म में। और जब सेल को डिवाइड करना रहता है तो क्रोमैटिन किस में बदल जाता है बच्चा लोग, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है। हमारे में कितना क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर क्रोमोसोम हमारे में प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियस वेल डेवलप है या वेल डेवलप नहीं है, या न्यूक्लियस प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इस बेसिस पे दो तरह के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिसके जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है, राइबोसोम। और राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं डिवाइड फास्ट करते हैं, यूकैरियोटिक सेल डिवाइड स्लो करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का स्मॉल साइज होता है, यूकैरियोटिक सेल का लार्ज साइज होता है। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रिमिटिव का मतलब जैसे पुराने होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बहुत ज्यादा डेवलप या बहुत ज्यादा एडवांस नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल का क्या एग्जांपल है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, यूकैरियोटिक सेल अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, फंजाई हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ये सब यूकैरियोटिक सेल है। लास्ट टॉपिक है आज का माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस, माइटोसिस दूसरा है मियोसिस। मियोसिस, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है। यानी कि अगर सेल डिप्लॉयड है तो माइटोसिस के बाद क्या रहेगा, डिप्लॉयड रहेगा। अगर सेल सोमैटिक सेल है तो माइटोसिस के बाद क्या रहेगा, सोमैटिक सेल ही रहेगा। माइटोसिस किस चीज में हेल्प करता है, माइटोसिस हेल्प करता है ग्रोथ में, रिपेयर करने में। अगर हमारी बॉडी कोई पार्ट डैमेज हो गया या किसी सेल की डेथ हो गई तो उसको रिप्लेस करने में। मियोसिस क्या करता है, मियोसिस बच्चा रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी इसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। अगर डिप्लॉयड सेल है तो हैप्लॉयड हो जाएगा, सोमैटिक सेल है तो जर्म सेल हो जाएगा। माइटोसिस हमारी ग्रोथ में हेल्प करेगा, मियोसिस किस चीज में हेल्प करता है, मियोसिस हेल्प करता है हमारे गैमीट्स बनाने में। यहां तक बात समझ में आई। माइटोसिस के लास्ट में 2 सेल बनता है, मियोसिस के लास्ट में 4 सेल बनता है। और मियोसिस 2 पार्ट में होता है। पहला होता है मियोसिस 1, फिर मियोसिस 2। तो एक सेल से 4 सेल किसमें बनते हैं, मियोसिस में। माइटोसिस में एक सेल से कितने सेल बनेंगे, 2 सेल। अब एक बार 1-2 चीजें और रिवाइज करवा देते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, प्लास्टिड हो गया, तीनों डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है और खुद का क्या होता है, राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी, यूकैरियोटिक में भी, और दूसरे सेल ऑर्गेनेल के अंदर भी। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है नेम द सेल ऑर्गेनेल व्हिच इज फाउंड इनसाइड अनदर सेल ऑर्गेनेल, आंसर क्या आएगा, सीधा सा राइबोसोम।
लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 70s होता है, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 80s होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर राइबोसोम 70s होता है। तो ये चीजें आपको यहां पे ध्यान देना है। बाकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो वैक्यूल होता है उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, यानी वैक्यूल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफी हद तक सिमिलर होती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, बाकी वन शॉट रिवीजन के लिए आई है। आज की क्लास इतनी करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।